नमस्कार, महीना के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों का वीकली राउंड अप देते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों पर भी पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं इस हफ्ते की कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी सुर्खियां, और इसमें पहला नाम है ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया को एक बड़ा गैस का भंडार मिला है। अंडमान ऑफशोर ब्लॉक में इनको दूसरी जगह गैस का भंडार मिला है। ब्लॉक के दूसरे कुएं में गैस मिलने की कंपनी ने घोषणा की है। फिलहाल इन कुओं की जो सिस्मिक स्टडी है वो कंपनी की ओर से की जा रही है, यानी कि गैस का एक्चुअल उत्पादन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। 8 जून को जब ये खबर आई तो ऑयल इंडिया के शेयर में करीब ½ % की गिरावट के साथ 481 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 493 रुपए 70 पैसे तक भी उछल गया था, लेकिन आखिरी 1 घंटे में बिकवाली का दबाव इस पर बढ़ता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप में अधिग्रहण का सिलसिला जारी है। शुक्रवार यानी कि बीते शुक्रवार की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थई, जिसके डिटेल्स के मुताबिक एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी एनर्जी में खरीदारी की है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी एंटरप्राइजेस के 1,64,00,000 शेयर बेचे हैं, जो कि 1.3% स्टेक के बराबर है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 4,760 करोड़ रुपए में बेचे हैं। वहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इतने ही शेयर 2,913 रुपए 40 पैसे के औसत भाव पर खरीदे हैं। दूसरी ओर जीक्यूजी एनर्जी ने पार्टनर्स ने अदानी एनर्जी के भी 63,66,000 शेयरों की बिकवाली की है, और ये शेयर 958 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इतना ही हिस्सा यानी कि ½ % स्टेक एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर से 1504.80 करोड़ रुपए के औसत भाव पर खरीदा गया है। 8 जून को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ और अदानी एनर्जी के शेयर में करीब ½ % की गिरावट के साथ 1570 रुपए 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 9 जून को खबर थी कि अदानी एयरपोर्ट सिटी यानी AACL ने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। ये वो कंपनी है जो कि अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी है, और पोर्टस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी PVPL और उसके शेयरधारकों के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत PVPL का 100% हिस्सा खरीदने के लिए ये करार किया गया है। 9 जून को जब ये खबर आई तो अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में उतार चढ़ाव के बाद करीब 1/4% की बढ़त के साथ 2,979 रुपए 90 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 10 जून को खबर थी कि जेपी एसोसिएट्स के बाद अब इंटेलीस्मार्ट इंफ्रा को अदानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। इंटेलीस्मार्ट का 100% हिस्सा 3,050 करोड़ रुपए की रकम में अदानी एनर्जी की ओर से खरीदा जाएगा, और इस डील में NIIF के जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि OCDs भी शामिल किए गए हैं। डील से अदानी एनर्जी का स्मार्ट मीटरिंग पोर्टफोलियो बढ़कर 4.7 करोड़ मीटर पर पहुंच जाएगा, और इस कंपनी का यानी कि इंटेलीस्मार्ट का FY25 का टर्नओवर देखें तो 621.3 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया गया है। 10 जून को अदानी एनर्जी के शेयर में 2.5% की गिरावट के साथ और 11 जून को भी करीब 4.5% की गिरावट के साथ 1,466 रुपए 70 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। एलेंबिक फार्मा का कारोबार विस्तार के लिए एक बड़ा कदम सामने आया है। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को मजबूत करने की ओर एक अहम कदम उठाया है। इस कंपनी ने कनाडा की कंपनी में 45% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कनाडा में इनका जो प्रेजेंस है वो मजबूत होता हुआ दिखेगा, और उसके साथ साथ जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में भी इनको इस डील के तहत मदद मिलती हुई दिखेगी। साथ ही साथ हिस्सा खरीद से जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। इस खबर का इंपैक्ट हमने 8 जून को देखा। उस दिन एलेंबिक फार्मा के शेयर में करीब 1% की मजबूती के साथ 745 रुपए 50 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में ये शेयर 732 रुपए 65 पैसे तक भी फिसल गया था। वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। टेलीकॉम सेक्टर इस हफ्ते फोकस में था, जिसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज यानी कि OTSC मामले में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है, और ये राहत आई है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से, जिसने दोनों कंपनियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार की 2012 की वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज की जो मांग है उसको रद्द कर दिया गया है, और सरकार ने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे की डेट से 2008 से लागू करने की बात की थी, जो कि 6.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के ऊपर वाले जो स्पेक्ट्रम है उनके लिए थी। OTSC लागू करने को इस सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, जिसके बाद ये फैसला आता हुआ दिखा है। और माना जा रहा है कि इस फैसले से दोनों कंपनियों को करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की राहत मिलेगी। एयरटेल को 9,000 करोड़ और वोडाफोन आइडिया को 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की राहत मिलेगी। कोर्ट का केंद्र सरकार को इन दोनों कंपनी की जो बैंक गारंटीज है उनको भी लौटाने का जो निर्देश है वो सामने आया है। अब एनालिस्ट का मानना है SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी का कि एयरटेल के मुकाबले उनको VI पसंद है। इस शेयर को अगर आप खरीदते हैं
तो 17 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये तक के टारगेट हो सकते हैं। और उसके साथ साथ वरुण एन जोशी जी भी मानते हैं कि स्टॉक में 18 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। RIL में 1300 पार होने का आप वेट कीजिए, जब तक वो पार नहीं होता तब तक आप हर उछाल में इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 9 जून को VI का शेयर करीब 2% गिरकर 14 रुपये 14 पैसे पर, एयरटेल का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1799 रुपये पर, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब आधा % ऊपर 1269 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और इस हफ्ते शेयर ने नया 52 वीक लो भी टच किया था। अजंता फार्मा के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। 9 जून को 34.5 लाख शेयरों का सौदा 1024 करोड़ रुपए में हुआ है। ब्लॉक डील के जरिए 2,968 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह सौदा हुआ, जिसके बाद 9 जून को अजंता फार्मा के शेयर में करीब 0.2% ऊपर 3,017 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में यह शेयर 3,084 रुपये 70 पैसे तक भी उछल गया था। 9 जून की शाम को इस कंपनी की जो ब्लॉक डील हुई थी उसकी डिटेल सामने आई, जिसके मुताबिक रवि अग्रवाल ट्रस्ट ने 34.5 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। प्रोमोटर एंटिटी ने 2.8% हिस्सा 1024 करोड़ रुपए की रकम में बेचा है, जिसको कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 624 करोड़ रुपए में खरीदा है। 21 लाख शेयर खरीदे गए हैं 1.7% स्टेक के बराबर। और उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का साथ दिया ABSL म्यूचुअल फंड ने, उन्होंने 400 करोड़ रुपए में 13.5 लाख शेयर या 1.1% स्टेक खरीदा है। 10 जून को अजंता फार्मा के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ 3,074 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि इंटरडे में यह शेयर 2,982 रुपये तक भी फिसलता हुआ नजर आया था। ब्लॉक डील के बाद एमक्योर फार्मा का शेयर गिरता हुआ नजर आया। 9 जून को करीब 2% हिस्से की ब्लॉक डील हुई, जिसमें BC इन्वेस्टमेंट्स 4 ने ब्लॉक डील में 36 लाख शेयरों की बिकवाली की है। ये 1.9% स्टेक के बराबर है, जिसको 612 करोड़ रुपए की रकम में बेचा गया है। और इंटरेस्टिंगली इस ब्लॉक डील में भी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ही खरीदार के रूप में सामने आया, जिसने औसत 1700 रुपये के दाम पर 36 लाख शेयर खरीदे, यानी कि पूरा स्टेक का इन्हीं की ओर से खरीदा गया है। शेयर के वैल्यूएशन अच्छे हैं, आप इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1680 का रखें, टारगेट 1880 और 1940 के आ सकते हैं, ऐसा BNK सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी का मानना है। 10 जून को इस ब्लॉक डील के बाद एमक्योर फार्मा के शेयर में करीब 0.1% की गिरावट के साथ 1731 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इंटरडे में यह शेयर 1818 रुपये तक भी उछल गया था। इस हफ्ते OFS के जरिए सरकार ने NLC इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेची है। 8 जून को सरकार ने घोषणा की थी कि OFS के जरिए 3% तक सरकार हिस्सा बेचना चाहती है। इसमें 2% का बेस ऑफर था और 1% का ग्रीन शू ऑप्शन भी था। OFS का जो फ्लोर प्राइस है वो 303 रुपये, यानी कि उस समय का जो मौजूदा भाव था 335 रुपये 75 पैसे का, उससे करीब 0.9% के डिस्काउंट पर था। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए 9 जून को और रिटेल निवेशकों के लिए 10 जून को ये OFS खुला था। और अंशुल जैन जी का मानना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ही NLC इंडिया के शेयर में आप खरीदारी करके चलिए। जो गिरावट इस OFS के चलते हुई थी, 9 जून को NLC इंडिया के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ 327 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, क्योंकि OFS 0.10% के डिस्काउंट पर था। 10 जून को खबर थी कि 9 जून को जो नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा था वो 5.25 गुना के आसपास बढ़ा है। और यही कारण है कि सरकार ने जो ओवर सब्सक्रिप्शन का विकल्प है उसको एक्सरसाइज करने का ऑप्शन चुन लिया था। 2% के प्रस्ताव के मुकाबले OFS में 3% हिस्सा बिक्री होगी, यानी कि कुल मिला के 4 करोड़ 16 लाख शेयर बेचे जाएंगे। 10 जून को रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा खुला था उसको ठंडा रिस्पांस मिला था, केवल 0.13 टाइम्स ही वो सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। 10 जून को NLC इंडिया के शेयर में दोबारा 5.5% की गिरावट के साथ 309 रुपये 60 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। पनेशिया बायोटेक ने एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया है। कंपनी ने डेनस्टार प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, जो कि डेंगू वैक्सीन के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है। सब सहारा अफ्रीका में डेंगी ऑल की लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर इस कंपनी का फोकस है। साथ ही साथ वैक्सीन के बड़े पैमाने पर ग्लोबल स्तर पर अडॉप्शन को लेकर भी कंपनी मदद करना चाहती है, जिस वजह से ये कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब अंशुल जैन जी मानते हैं कि आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। 750 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कीजिए। 9 जून को पनेशिया बायोटेक के शेयर में करीब 10% की बड़ी मजबूती के साथ 607 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर काफ़ी अच्छा उछल गया था और पिछले कई दिनों से इसमें काफ़ी अच्छा उछाल भी देखने को मिला है।
जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। दरअसल इस कंपनी ने हलोल गुजरात में एक विंड ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने की ओर कंपनी का ये फैसला है, जिससे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इस शेयर को लेकर अंशुल जैन जी मानते हैं कि आप 635 से 800 का लॉन्ग टर्म टारगेट लेकर इसमें बने रह सकते हैं। 540 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 9 जून को जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में हल्की गिरावट के साथ 570 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 583 रुपये 45 पैसे तक भी उछल गया था। ग्रासिम ने नए निवेश की घोषणा की है। कर्नाटक के हरिहर में इस कंपनी ने 3094 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है। लायोसेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का जो फेज़ 2 है उसे शुरू करने की जो बात है वो कंपनी की ओर से की गई इस निवेश के तहत। और लायोसेल की क्षमता में हर साल 1.1 लाख टन पर एनम की जो बढ़ोतरी है वो कंपनी करती हुई नजर आएगी। 55,000 टन पर एनम क्षमता वाले 2 प्रोडक्शन लाइनें कंपनी की ओर से लगाई जाएंगी। अब अंशुल जैन जी का मानना है कि अल्ट्राटेक और ग्रासिम को आप छोटी अवधि के लिए खरीदें, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप एसीसी और अंबुजा में खरीदारी करके चल सकते हैं। ग्रासिम की जहां तक बात है तो 3400 रुपये का टारगेट है, 2977 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 9 जून को ग्रासिम के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 3095 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई है। कंपनी ने कोलकाता पोर्ट के लिए सबसे सफल बोली लगाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी के लिए इन्होंने सफल बोली लगाई है। इस पोर्ट पर कंटेनर बर्थ्स के ऑर्डर के लिए इन्होंने सफल बोली लगाई है। पीपीपी मॉडल के तहत अगले 30 साल में 2 फेजेस में यह प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ नजर आएगा, और कंपनी ने कंटेनर क्षमता बढ़ाकर 1.8 मिलियन TEUs भी कर ली है। 9 जून को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में कारोबार के दूसरे हिस्से में जबरदस्त खरीदारी हुई और शेयर करीब 5.5% ऊपर 282 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। आरआईएल के शेयर ने इस हफ्ते नया 52 वीक लो टच किया है, बावजूद इसके कि मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ इस कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाया है। भारत में एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर बनाने के लिए यह साझेदारी की गई है, जो कि गुजरात में बनेगा, और मेटा की भारत में अपनी जो कंप्यूटिंग क्षमता है उसको बढ़ाने के ऊपर नजर है, जिसके तहत ये पार्टनरशिप की गई है। ग्लोबल एआई रेस के बीच में मेटा का ये जो डेटा सेंटर बनाने का फैसला है वो निकल के सामने आया है। BNK सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि आरआईएल में फ्रेश खरीदारी करनी है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो। 10 जून को आरआईएल के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 1258 रुपये 80 पैसे के स्तर पर डे लो के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 11 जून को शेयर ने 1253 रुपये 20 पैसे का नया 52 वीक लो टच किया। शेयर इस साल देखें तो करीब 20% और एक महीने में करीब 10% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। 11 जून को आरआईएल के शेयर ने 52 वीक लो लगाने के बाद हल्की सी रिकवरी ली और 1263 रुपये के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने ताइवान की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। जेमटेक टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है ताइवान की, जिसके साथ इन्होंने जेवी करने के लिए एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है। इनकी सब्सिडरी है डिक्सन इलेक्ट्रो कनेक्ट, जिसके तहत ये जेवी कंपनी बनाई गई है, और ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर्स बोसा प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये कंपनी ने जेवी बनाई है। बोसा प्रोडक्ट्स यानी कि बाई डायरेक्शनल ऑप्टिकल सब असेंबली प्रोडक्ट्स जो कि इस कंपनी की ओर से बनाए जाएंगे। इस जेवी में कंपनी का 60% और जेमटेक का 40% हिस्सा होगा। जेवी से ऑप्टिकल टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी उतरती हुई नजर आएगी। VLM बालाजी मानती है कि आप इस शेयर में खरीदारी करें 12,500, 14,500 और इवेंचुअल टारगेट इसमें 18,000 तक के भी हो सकते हैं। 10,500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 10 जून को डिक्सन टेक के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 11,487 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान इंट्राडे में शेयर 11,944 रुपये तक भी उछल गया था। अस्त्र माइक्रो ने स्ट्रेटेजिक डीमर्जर की घोषणा की है। स्पेस, मटीरियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी कारोबार का डीमर्जर करने की कंपनी ने घोषणा की है और इन कारोबारों को सब्सिडरी एस्ट्रा स्पेस टेक्नोलॉजीज में डीमर्ज किया जाएगा। डीमर्जर के जरिए 2 अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज बनाने की कंपनी की मंशा है और नई कंपनी जो होगी वो अपने सेक्टर से जुड़े हुए निवेशकों को, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को और उसके साथ साथ लेंडर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। इसी मंशा के साथ ये डीमर्जर कंपनी की ओर से किया गया। हालांकि इसको बाजार ने पसंद नहीं किया। 10 जून को अस्ट्रा माइक्रो के शेयर में दिन के दौरान उछाल रहा, लेकिन कारोबार के आखिरी चरण में बिकवाली हावी होगी और करीब 2.25% नीचे ये शेयर 1424 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा।
क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी ये स्टॉक हाल ही में लिस्ट हुआ था, इसने अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। दरअसल इस कंपनी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ भारत में पार्टनरशिप की है। रिलायंस की खबर हमने आपको बताई। रिलायंस के साथ साथ इस कंपनी ने भी मेटा के साथ पार्टनरशिप की है और इनकी जो पार्टनरशिप है वो दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हुई है। राजस्थान और कर्नाटक में ये कंपनी 837 मेगावाट की सोलर और विंड क्षमता जोड़ेगी और इन प्रोजेक्ट से जो ग्रीन एनर्जी आएगी उसको मेटा प्लेटफॉर्म्स की ओर से कंज्यूम किया जाएगा। इसी को लेकर ये करार था जिसको बाजार ने बड़ा थम्स अप दिया और 10 जून को क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी के शेयर ने 1421 रुपये 20 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ और करीब 8.5% ऊपर 1335 रुपये 50 पैसे के स्तर पर अच्छी मजबूती लेकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। पीएफसी के साथ आरईसी के मर्जर का रास्ता साफ होता हुआ दिखा है। दरअसल पीएफसी के साथ मर्जर के लिए आरईसी को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। मर्जर के बाद सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पीएफसी को ट्रांसफर होती हुई नजर आएंगी और हालांकि मर्जर के लिए दोनों कंपनियों की ओर से अभी भी स्वैप रेशो का जो घोषणा है वो नहीं होती हुई दिखी है। ये दोनों कंपनियां ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। आरईसी की लोन बुक 5,84,000 करोड़ की है और पीएफसी की लोन बुक आप देखें तो 5,70,000 करोड़ रुपए की है। साथ ही खबर ये भी थी कि आरईसी की 5 साल की ईसीबीज के जरिए $500 मिलियन जुटाने की योजना है और फॉरेन करेंसी टर्म लोन के जरिए पीएफसी ने भी पूंजी जुटाने के लिए बोलियां मंगवाई हैं। नई एंट्री ना करें ऐसा वरुण एन जोशी जी का मानना है। हालांकि उनका ये मानना है कि अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो पीएफसी को खरीद सकते हैं, वो भी अगर 440 रुपये का लेवल पार होता है तो उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। 11 जून को आरईसी के शेयर में करीब 3.5% नीचे और पीएफसी के शेयर में करीब 4% नीचे 414 रुपये 35 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। डोम्स इंडस्ट्रीज ने अधिग्रहण किया है जिससे बाजार खुश होता हुआ दिखा। इन्होंने रेनॉल्ड्स पेन के ब्रांड एसेट्स को खरीदने की घोषणा की है जो कि $3.7 मिलियन या इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में ये सौदा तय हुआ है। भारत में राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पोर्टफोलियो के विस्तार में इस डील से कंपनी को मदद मिलती हुई दिखेगी जो कि 1 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी मानते हैं कि भले ही स्टॉक में तेजी हो रही है लेकिन स्टॉक को आप अवॉइड करके चलें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 11 जून को डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 6.5% की मजबूती के साथ 2256 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि शेयर का इंटरडे हाई 2279 रुपये का था। इस हफ्ते एक लिस्टिंग हुई बाजार में सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की जो कि धमाकेदार रही और धमाकेदार इसलिए रही क्योंकि एनएसई पर इसे 268 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ जो कि इशू प्राइस के मुकाबले करीब 40% के प्रीमियम पर था। 192 रुपये इसका इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि करीब 36% के आसपास के प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी, लेकिन उससे भी बेहतर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार मिला था। 127 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था जिसके जरिए इस कंपनी ने 631 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू से कंपनी को तो कोई रकम नहीं मिली है, पूरी रकम जो है वो ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों के पास पहुंचती हुई दिखी है। बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको आंशिक रूप में इसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए और नई खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं, अलॉटमेंट नहीं मिला आपको, आप मिस कर गए हैं तो 228 से 236 की रेंज का आपको इंतजार करना चाहिए नई खरीदारी के लिए। 10 जून को सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 192 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 25.5% ऊपर 241 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंट्राडे में लिस्टिंग के बाद ये शेयर 268 रुपये 96 पैसे तक भी उछल गया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑन द रडार और इस सेगमेंट में पहला नाम है रिलायंस इंफ्रा का। 25 मई के बाद से देखें तो रिलायंस इंफ्रा में लगातार सर्किट पर सर्किट लग रहे हैं। कंपनी ने सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर और दोनों एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई को गुहार लगाई है। गुहार ये लगाई कि आईबीसी मामलों से जुड़ी ट्रेडिंग पाबंदियों और एएसएम फ्रेमवर्क पर रिव्यू किया जाए। हफ्ते में केवल एक बार ट्रेडिंग होती है जिससे इस कंपनी का कहना है कि जो प्राइस मूवमेंट है शेयर का वो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो पाबंदियों एएसएम फ्रेमवर्क से जो बिजनेस फंडामेंटल्स हैं उनका सही अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। 8 जून को जब ये खबर आई तो रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग 85 रुपये 84 पैसे के स्तर पर जाकर हुई। येस बैंक को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। जीएसटी विभाग से इनको 63 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। महाराष्ट्र जीएसटी विभाग से जुलाई 2017 से जून 2018 के लिए इनको ये नोटिस मिला है। जीएसटी विभाग ने बैंक पर टैक्स के बराबर राशि का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि बैंक का कहना है कि ये कोई नई डिमांड नहीं है बल्कि नवंबर 2024 में मिले पुराने नोटिस की ही एक पुष्टि है। बैंक की जीएसटी विभाग के इस आदेश के खिलाफ अपील करने की भी योजना है। 24 पार होने का आप इंतजार कीजिए, वरुण एन जोशी जी का मानना है। फिर ये स्टॉक आपको 26 से
32 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अंशुल जैन जी का तो मानना है कि अगर 28.5 रुपये पार हो गया तो स्टॉक 87 रुपये तक भी जा सकता है। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस शेयर के लिए। 8 जून को येस बैंक के शेयर में करीब 1.25% नीचे 23 रुपये के भाव पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। वेदांता को लेकर इस हफ्ते दो खबरें थी। एक तो कि इनकी जो सब्सिडरी है कॉपर टेक मेटल्स, उसको वार्निंग जारी हुई है जो कि आईपीओ लाना चाहती है यूएस में। ज़ैम्बिया में कॉपर कारोबार से जुड़ी हुई ये सब्सिडरी कंपनी है और ऑडिटर्स ने इनका कामकाज जारी रहने को लेकर एक संदेश जारी किया है। ज़ैम्बिया में कॉनकोला कॉपर माइंस ये कंपनी ऑपरेट करती है और FY25 में कॉनकोला कॉपर माइंस को 30.24 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा होता हुआ दिखा था। ये तो होगी खराब खबर। अब अच्छी खबर की जहाँ तक बात है तो कंपनी ने अपने कॉपर और निकल यूनिट्स को रीब्रांड करने का फैसला लिया है। पूरा जो कॉपर कारोबार है उसको वेदांता कॉपर के तहत किया जाएगा और वेदांता कॉपर के तहत आप देखेंगे तो स्टरलाइट कॉपर, फुजियारा गोल्ड और VCI शामिल होंगे, वेदांता कॉपर इंटरनेशनल VCI। और इसके साथ साथ वेदांता निको का नाम बदलकर वेदांता निकल कर दिया जाएगा और रीब्रांडिंग के जरिए कंपनी क्षमता विस्तार योजना को सपोर्ट देना चाहती है। SR वेल्थ के लोकेश सेठिया मानते हैं कि अगर आपका 6 से 12 महीने का नजरिया है तो आप इसमें खरीदारी करें। 335 से 360 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 280 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। 9 जून को वेदांता के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 306 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। कानूनी और कॉर्पोरेट विवादों के कारण HDFC बैंक इस हफ्ते सुर्खियों में रहा और इस हफ्ते खबर थी लीलावती ट्रस्ट को लेकर, जिसने बैंक के खिलाफ एक मानहानि का दावा किया है। बैंक के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट की अर्जी को हालांकि खारिज कर दिया गया है। ट्रस्ट और इनके जो सदस्यों के खिलाफ मानहानिपूर्ण टिप्पणी करने की जो रोक है की मांग है वो ट्रस्ट की ओर से की गई थी। कहा यह गया था कि बैंक और बैंक के जो MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन और जो अन्य लोग हैं उनको रोका जाए और क्योंकि जो टिप्पणी है वो मानहानिपूर्ण है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो टिप्पणियां की गई हैं वो मानहानिपूर्ण नहीं है बल्कि तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सही नजर आ रही हैं। ट्रस्ट का आरोप था कि मीडिया और सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। HDFC बैंक में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह तो नहीं है। PSD कैपिटल के फाउंडर और CEO प्रदीप हल्दर जी मानते हैं, उनका मानना है कि HDFC के बजाय अगर आप ICICI बैंक, RBL बैंक और फेडरल बैंक पर फोकस करें तो इनमें आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 10 जून को HDFC बैंक के शेयर में 1% से ज़्यादा का उछाल रहा, लेकिन 11 जून को शेयर में हल्की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सेबी के ऑर्डर के बाद से लोअर सर्किट लग रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में। कंपनी ने कहा है कि सेबी की जो अंतरिम जांच की रिपोर्ट आई थी उनको हम चुनौती नहीं देंगे, बल्कि सेबी की जो जांच है और जो फॉरेंसिक ऑडिट होने वाला है उसमें भी पूरा सहयोग करेंगे। सेबी की चिंता को दूर करने के लिए कंपनी ने कहा है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की भी योजना है। सेबी की चिंता ये थी कि FY21 से FY25 के दौरान जो रेवेन्यू है उसे 15.15 लाख करोड़ रुपये इन्फ्लेट कर बढ़ाकर दिखाया गया है। अब अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर, ये मानते हैं कि भले ही शेयर 60 रुपये हो जाए या 120 भी हो जाए, इस शेयर में खरीदारी करने की राय नहीं है, यानी कि आपको इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए। 11 जून को राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 80 रुपये 43 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। कैनरा बैंक को इस हफ्ते RBI से बड़ा झटका लगा है। दरअसल RBI ने बैंक के ऊपर 41,80,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते ये पेनल्टी लगाई गई है बैंक के ऊपर। कुछ ग्राहकों की जो KYC डिटेल्स हैं वो अपलोड करने में ये बैंक नाकामयाब रहा और तय समय सीमा में KYC डिटेल्स बैंक की ओर से अपलोड नहीं की गई है। साथ ही साथ बैंक ने कुछ खातों को गलत तरीके से इनऑपरेटिव दिखाया है, जबकि पिछले 1 साल में उनमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस जरूर देखने को मिले हैं। 8 जून को कैनरा बैंक के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 131 रुपये 91 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट। और इस सेगमेंट में जो पहली खबर है वो है ओयो से जुड़ी हुई। सेबी से इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर आई। इनकी जो पेरेंट कंपनी है ओरेवल स्टेस, जिसे हम काफ़ी पॉपुलर रूप में प्रिज्म होटल्स के नाम से भी जानते हैं, उसको IPO के लिए मंजूरी मिल गई है। IPO में फ्रेश इशू से कंपनी 6,600
50 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है और माना जा रहा है कि कंपनी 7 से 8 अरब डॉलर के वैल्यूएशन का टारगेट लेके चल रही है। इस रकम से जो कंपनी के पास आएगी उससे कर्ज रीपेमेंट और उसके साथ साथ ऑपरेशनल विस्तार के ऊपर कंपनी का ज़्यादा फोकस होगा। और ये पहली बार नहीं है जब कंपनी अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं कंपनी की ओर से जब ये कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही थी। अब ये तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें ये कंपनी फाइनली कामयाब साबित होती हुई दिखी और सेबी से इनको ये मंजूरी भी मिल गई है। तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।